हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 6 to 8 के लिए जो बीपीएससी में आया था। हम आप लोग को हमेशा बोलते हैं कि जब भी कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, और सेकंड काम होना चाहिए कि उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद ही पता चलता है कि अपना लेवल क्या है और तैयारी हमको कहाँ से स्टार्ट करना है ना। क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ तक आया है बाबू, 1 से 10 तक पढ़े, फिर 10 से 12, 12 से ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन से बीएड, और बीएड के बाद सीटेट निकालें या एस्टेट निकालें, तो यहाँ तक पढ़ाई का इंटरवल किए तो आपके पास कुछ ना कुछ ज्ञान संग्रह होगा। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाता है अपने लेवल को, अपने स्टेटस को चेक करने के लिए कि कहाँ तक का लेवल है मेरा और कहाँ से तैयारी करनी है। तो हम लोग उसी में से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में से बात कर रहे थे 1 to 5 के लिए। तो आप लोग को दिखा दिए थे कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 6 to 8 में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए, क्योंकि इस उम्र के आने के बाद बहुत सारे बच्चियां जो है नेगेटिविटी चीजों में डूब जाते हैं। वो क्या है कि इत्र से कपड़े को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र से कपड़े को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू है कि नहीं। क्योंकि वो जो परफ्यूम से अपने आप को दिखाते हैं ना कि आई एम सो वेरी ब्यूटीफुल, तो वो तो बहुत बड़ी बात है ना बाबू। वो तो कोई नॉर्मल इंसान भी, जो कूली लवाड़े भी है, जो भिखारी भी है, वो भी कर सकता है। बट आपके किरदार से खुशबू आए, ये बहुत बड़ी बात है। आपके वजह से किसी को, मतलब आप कहीं जाने वाले हैं तो वहाँ इंतजार किया जा रहा है, आप जा रहे हैं तो वहाँ के लोग दुखी मना रहे हैं। तो इस तरह का किरदार रहना चाहिए, है कि ना कि सेंट परफ्यूम लगा लिए और इससे खुशबू आए। तो इस बात से हम क्या बताना चाह रहे हैं बखूबी आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो बहुत ही पढ़े लिखे विद्यार्थी हो। तो चलिए हम इसी के साथ बात करते हैं आप किसके बारे में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 6 to 8 के बारे में, किस किस तरह से क्वेश्चन आए थे। देखिए आपका अगर मैथमेटिक्स, देखिए बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर कट ऑफ तो 92 चल गया, तो बाबू TRE 1 से लेकर 3 तक आया है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो TRE 1 में कट ऑफ था वही TRE 2 में रहे, वही TRE 3 में रहे? ऐसा तो होगा नहीं। कंपटीशन दिन प्रतिदिन तो बढ़ते ही जाएगा ना बाबू। फर्स्ट में क्या था कि आपका कम कट ऑफ गया था, उससे ज्यादा गया TRE 2 में, उससे ज्यादा गया TRE 3 में, और TRE 4 में तो और ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं ना। मान लेते हैं कि जैसे फर्स्ट में जो किए होंगे TRE 1, हो सकता है बहुत सारे लोगों का बीएड कंप्लीट नहीं हुआ होगा उस समय, TRE में बहुत सारे लोग का हो गया होगा, TRE 3 में अनाउंसमेंट सुने होंगे, तो जो नहीं किए होंगे बीएड वो भी करवा लिए होंगे एडमिशन। तो इस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर से बात है कट ऑफ बढ़ेगा ही आगे। और इस बार तो TRE 4 में हो सकता है 100 के आसपास रहे, है ना। तो इसीलिए आप लोग अपने तैयारी जो है सो भरपूर कर रहे हैं यार। मैथमेटिक्स आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कीजिए, उसके बाद इसके सिलेबस के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। 48 क्वेश्चन है 6 to 8 में, 48 में आपको 45 इजीली आएगा, और 45 जब ये कवर कर जाएगा तो 45 या 50 मार्क्स के लिए और फाइट करना है आपको, है ना। उसके लिए भी आइडिया हम लोग खोजेंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं किसके बारे में, इसके पिछले साल किस किस तरह से प्रश्न आया उसके बारे में बात करते हैं। तो आते सबसे पहले नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 इज इक्वल टू 17 है तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो x स्क्वायर माइनस इंटू में y स्क्वायर माइनस का 2xy का मान क्या होगा। अब देखिए हम यहां से भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यहां से भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो आप लोग को पता है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में छोटका से बड़का में जाना आसान रहता है, ना कि बड़का के छोटका से। बड़का का मतलब बोल रहे हैं कि बड़का पावर से छोटका पावर में जाना हल्का डिफिकल्ट रहता है, बजाय छोटका पावर से आप बड़का पावर इजिली जा सकते हैं। जैसे देखिए यहां लिखा हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहां पावर 4 तक गया, इसका मतलब इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये x स्क्वायर फिर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2xy इज इक्वल टू 1। लेकिन अभी भी काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ x के पावर 4 तक गया है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बाबू ये हल्का सा लंबा एक्सप्रेशन बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करता है, हमको सिर्फ यहाँ पावर 4 लाना है ना, तो क्या करते हैं ये जो 2xy इसको उस साइड भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर
और इज इक्वल टू 1 माइनस का 2xy, उसके बाद स्क्वायर करते हैं, उसके बाद करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब x के पावर 4 प्लस b स्क्वायर y के पावर 4 और प्लस का 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और इधर कीजिए स्क्वायर तो ये क्या बनेगा 1 प्लस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस का 4xy, ये बन जाएगा। अब आता सॉल्व करने के लिए x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 कितना दे रखा है 17, तो यहां 17 लिखेंगे बाबू, है ना, ये जो है सबका 17 दे रखा है, ये 17 लिखें। फिर ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, यहाँ 4x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर है इंटू y स्क्वायर है, इसको जब बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और फिर ये कितना है माइनस का 4xy, माइनस का 4xy और प्लस 1 का तो है ही बाबू, तो यहाँ प्लस 1 कर दिए। यहाँ देखिए इसमें से जो इसको इधर लेता है तो 17 में एक घट जाएगा तो 16 बन जाएगा, और ये सब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा तो 2 कॉमन कर लिए, 2 कॉमन कर लिए तो ये बन गया x स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर माइनस का xy, और ये 17 में घट जाएगा तो क्या बन जाएगा 16, यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 ठीक है 16 आ गया। हमसे एक्सप्रेशन क्या पूछा हुआ है कि x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का सॉरी यहाँ 2xy होगा ना, जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2xy होगा, 2xy, तो 2xy इज इक्वल टू क्या आ गया 8, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं इस अलजेब्रा में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग ये बखूबी आप लोग कर लिए होंगे, है ना। हमेशा याद रखिएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आप छोटका पावर से बड़का पावर में इजीली जा सकते हैं, बजाय बड़का पावर से छोटका पावर में आना, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया x स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर माइनस का 2xy का मान ही पूछा है, तो मेरा कितना आ गया 8, जो किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा सही आंसर हो गया। चलिए मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स विल 7500 डबल एट 8% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कितने वर्षों में 7500 जो है बाबू वो 8% साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगा। अब देखिए आपको इसका फॉर्मूला इसके पहले भी हम लोग जिसमें पीआरटी लेवल का क्वेश्चन कर रहे थे उसके पहले भी हम लोग किए थे। क्या बाबू अगर आपको टोटल अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो आप सिंपल इंटरेस्ट कितना लिए हैं 100 और प्रिंसिपल कितना था दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं आप किसी को ब्याज में पैसा दिए बाबू, तो मान लेते हैं हम 100 रुपये दिए, हम 10% के हिसाब से ले रहे हैं, है ना, प्रत्येक महीना में हम 10% के हिसाब से ले रहे हैं, तो 100 का 10% कितना होगा 10 रुपया। अब हम 2 महीना तक उसको दिए हैं, तो हम लोग अगर टोटल अमाउंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 100 रुपये दिए थे 2 महीना तक रखा तो 10 और 10 20 रुपये मेरा इंटरेस्ट बन गया तो 120 रुपये बना। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड कर देते हैं, ऐसा ही ना करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या बोला कि जो साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगा, जो पैसा दिए ना बाबू वो मेरे प्रिंसिपल जो है सो 2 गुना हो जाएगा। जब प्रिंसिपल 2 गुना हो जाएगा तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा 2p। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू में रेट और इनटू में टाइम होता है ना, डिवाइड बाय 100 और प्लस का p हो गया। p सभी में बाबू, इसमें भी है इसमें भी कॉमन लेके काट दिए इसको, है ना, ये कट गया लेकिन यहाँ एक बचा है, ऐसा नहीं कि इसको उड़ा दिए। सो एक बचा इधर लाके हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। समझिएगा बाबू कैलकुलेशन तो आप लोग को अच्छा ही समझ में आएगा। देखिए 2 है इधर लेके आएंगे तो 1 बन जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये बन गया 100 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आर रेट कितना दे रखा 8 तो लिख दिया 8 और इंटू में टाइम तो हमको निकालना है, तो टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 8, है ना, 100 डिवाइड बाई 8 और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.5 होगा ना, 12 ठीक है 96 4 और 8 बचेगा 40, तो 12.5 वर्ष में जो मेरा 8% के मतलब 8% साधारण ब्याज से जो मेरा पैसा है बाबू वो 2 गुना हो जाएगा, है ना। कितना साल में 12.5 साल में, 12.5 साल में नहीं 12.5 वर्ष में, 12.5 का मतलब हो गया 12.6, है ना, तो 12.5 ही बोलेंगे ना, हाँ 12.5 वर्ष, तो 12.5 साल में जो है सो मेरा पैसा 7500 का डबल हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं 7500 का मतलब डबल 15000 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन ये आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और ये जो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला ये जरूर याद रखिएगा, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, क्योंकि इसके पिछले भी 1 to 5 में जिस समय प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 0.03125 के पावर में -2/5 लिखा हुआ है, क्या होगा इसका मान। अब देखिए हल्का सा आपको जो है ना सो इतने सीनियर लेवल के आप लोग हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सो अच्छा सा आता होगा कि ये वैल्यू क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा ना। अब हम लोग को जानना जरूरी है बाबू कि ये जो 3125 है ये किसका पावर में लिखा हुआ है। तो देखिए 3125 ये 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 के पावर में कुछ ना कुछ होगा, है ना। ये आपका 5 का पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी ना हो, लेकिन 5 के पावर ही होगा क्योंकि यूनिट डिजिट इसका क्या दे रखा, 1। अब देखिए 5 का 4 तो 5 के पावर 4 तक तो हमको पता है गुरुजी। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और फिर 625 को 5 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 5 के पावर 4 तो पता है 625 होता है, 5 से गुना करके देखते हैं। 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 10 2 12, 6 5 31 और 1 31, 3125 आ गया, वही दे रखा है। मतलब उस चीज को अगर हम लिखना चाहें तो ये कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 3125 डिवाइड बाय 10 के पावर में 1 2 3 4 5, है ना, 5 ही लिखेंगे। ये 4 है अंक और ये 0 दे रखा 5, और एक के पावर क्या लिखा हुआ है -2/5, -2/5। ये अब यहां भी देखिए 10 के पावर 5, ये 3125 किसका पावर 5 है, 5 के पावर 5 का। तो ये 5 के पावर 5 है बाबू, और ये 10 के पावर 5 है ना, 10 के पावर 5 है, और के पावर में क्या दे रखा है -2/5। अब समझिए यहां देखिए 5 के पावर 5 भी है, 10 के पावर 5 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय 10 के पावर में 5 का होल पावर। अब पावर इनटू पावर का पावर रहा, तो पावर का पावर रहेगा तो क्या होता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2/5, -2/5। 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, और 5/10 ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/2। अब 1/2 के पावर में -2 लिखा हुआ है, 1/2 के पावर में -2 लिखा हुआ है। अगर ये 2 को ऊपर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा 4, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो हल्का सा पावर का ज्ञान होना चाहिए बाबू कि ये इतना पावर क्या होता है, इतना पावर क्या होता है। सो कुछ हल्का क्लू मिलेगा हर क्वेश्चन में। जैसे यहाँ यूनिट डिजिट 5 दे रखा है, इसका मतलब 100% है गुरुजी कि 5 के पावर ही कुछ ना कुछ होगा 3125, है ना। तो ये चीज से हम लोग निकाल लिए कि ये इसका आंसर फाइनल आंसर क्या आ गया 4 हो गया मेरा आंसर, है ना। इस क्वेश्चन में भी रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, देख लीजिए बाबू क्या लेवल है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा ही हार्ड नहीं रहता। अब अगर अच्छे से तैयारी किए हो ना तो आपके लिए ये 48 क्वेश्चन रहते हैं, 8 क्वेश्चन रहते हैं आपके जो जनरल रहते हैं उसमें सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में 40 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 48 क्वेश्चन में 45 जो है इजीली ला सकते हैं। आपका 2-3 क्वेश्चन ही ज्यादा घुराया रहता है, अगर वो भी बढ़िया से पढ़ते हैं तो 48 में 48 ला सकते हैं। और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट आपको पता है कि अगर आपको बढ़िया से समझ में आया, बढ़िया से सॉल्व कर ले रहे हैं, तो इसमें 48 में 48 लाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ये जब बन गया मैथमेटिक्स वाला, उसके बाद जो पोर्शन बच गया, क्योंकि ये हर चीज हर मतलब होता है ना कि शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स। और बेसिकली अगर कोई सा भी स्टूडेंट के बारे में बात करें तो मैथमेटिक्स हल्का फुल्का स्ट्रॉन्ग रहता ही है ना, क्योंकि आप साधारण ब्याज से सबसे सवाल पूछता है, तो ये तो नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखिए अभी क्वेश्चन क्या बोला कि यदि 1/5 के पावर में 3x है इज इक्वल टू 0.008 है, तो हमको पूछा है 0.25 के पावर में x क्या होगा। अब देखिए इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको छेड़छाड़ करते हैं ना। तो ये 8/, यहां अगर हम पॉइंट हटाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 1000 ना। अब देखिए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3। आपको बोले हैं कि इस तरह के नंबर को हम लोग एकदम लिख सकते हैं 2/10 के पावर में 3 का होल पावर कर सकते हैं। अब ये 2/10 जो है 1/5 कट गया बाबू, तो ये बन गया मेरा 1/5 हो गया। तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया 1/5 के पावर में 3। ये हम RHS को सॉल्व किए बाबू, तो RHS को सॉल्व किए तो क्या आ गया 1/5 के पावर में 3, और LHS में क्या दे रखा है 1/5 के पावर में 3x। इसका मतलब ये जो 3x है ना, ये किसके इक्वल हो गया 3 के इक्वल है कि नहीं। अब यहाँ 1/5 के पावर 3x दे रखा है, यहाँ जो निकाले हम लोग, यहाँ जो सॉल्व किए बाबू, इसको सॉल्व किए तो इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया 1/5 के पावर 3, है ना।
तो यहां देखिए नंबर तो सेम सेम है, तो ये पावर भी इक्वल होगा, तो 3x जो है सो इक्वल हो जाएगा 3 के। इसका मतलब यहाँ जो x है बाबू ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। यहाँ देखिए x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये चीज बराबर हो जाएगा। तो x 1 के इक्वल हो गया, तो हमसे पूछा है 0.25 के पावर में x, तो 0.25 के पावर में 1, तो क्या हो जाएगा 0.25 ही, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। बताइए इस क्वेश्चन में भी रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इतना इजी क्वेश्चन भी आता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, यहां हमको बताना कि ये सब नंबरों में से कौन बड़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा है नंबर है, सो पूछ रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करना आपको, जितना भी डिनोमिनेटर है बाबू सबको इक्वल करना है, क्योंकि आपको पता है कि डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है हर अगर इक्वल हो जाएगा तो अंश में जो नंबर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा हो जाएगा, है ना। तो हर में इक्वल, हर को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 36, 18, 60, 45 का एलसीएम निकाल लेंगे गुरुजी। तो निकालिए बाबू क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है मेरा 36, कहां निकाल दे एलसीएम, यही निकाल देते हैं 36, 18, 60 और 45, 60 और 45, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो निकालने आता है आप लोग को 2, ये हो गया 18, 9, 30, 45, फिर ये हो गया आपका 2, 9, 15 और ये हो गया 45, फिर ये हो गया आपका 3 हो गया आपका 3 और 5, 15 और 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1, 5 और 3 बचे का 15, फिर 5 से हो जाएगा ये 1 और 1। अब ये आ गया मेरा एलसीएम। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तो 5 को 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि 10 आने वाला है। तो यहाँ क्या बचेगा 3 तिया का 9, 9 दूनी का 18, 18 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 180, मतलब इसका एलसीएम जो है मेरा 180 हो गया। अब 180 हो गया तो हमको क्या, हम क्या बोले कि डिनोमिनेटर जो हर वाला है उसको सभी को 180 कर देना है। जब सभी 180 करेंगे बाबू तो देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करना पड़ेगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 बच्चे का 30 और 5 तिया का 15 और 3 18। तो 5 से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 तिया का 15, है ना। 5 एकम 5 और 5 तिया का 15, ये पहल का नंबर। हम आंसर सिर्फ लिख रहे हैं, हर नहीं लिख रहे हैं, हमको डिनोमिनेटर का पार्ट सेम करना है। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 180 है, 180 लाना बाबू, 180 लाना है। तो इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई जब नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा मेरा नंबर 170। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 60, 60 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 180 हो जाए 3 से, तो 3 से हमको ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 तिया का 27, 2 बचेगा और फिर हो गया 5 तिया का 15 और 2 17, 177 हो गया। उसके बाद देखिए यहां इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। 45 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, है ना। 5 चौके 20 और 4 चौक 16 और 2 18, तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 तिया का 12 और 4 चौक 16 और 1 17, 172। और हम क्या बोले कि जब डिनोमिनेटर में पार्ट, हर में अगर पार्ट सेम रहा बाबू तो ऊपर में क्या देखा जाता है अंश में जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है बाबू 177। 177 आया किसकी जगह पर है 59 बटा, ये तो आपको पता चल गया, इसको मिटा देते हैं, है ना। ये 177 किसके जगह पर आया है, तो 177 आया है मेरा 177, ये आया है 59/60। तो मतलब सबसे बड़ा जो है सो 59/60 होगा। तो 59/60 सबसे बड़ा, तो सबसे लास्ट में होगा। उसके बाद कौन बड़ा है, तो उसके बाद 172। 172 किसके जगह पर आया है 43/45, तो इसके पहले 143/45 होगा। उसके बाद कौन है तो 170 है। 170 किसके जगह पर आया 17/8 हो जाएगा। और फिर 31/36 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है, तो सबसे पहले सभी का डिनोमिनेटर का पार्ट जो से इक्वल कर देना। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम निकालना है तो जितना 180 आ रहा है बाबू, तो हर के पार्ट को इक्वल करना है। मतलब आपको देखना कि 36 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 180 बन जाए। जो मल्टीप्लाई आप नीचे से कीजिएगा वही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर से। तो हर वाला का कोई काम नहीं है, हर वाला के डिनोमिनेटर का पार्ट अगर सेम रहा तो सिर्फ हमको अंश से लेना देना रहता। अंश में जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा और जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा।
समझ में आया? जिसका सीक्वेंस मेरा ये बन जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सब। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी रत्ती भर का प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 दे रखा है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याएं में छोटी संख्या क्या है? देखो बाबू, दो नंबर दे रखा है जिसका अनुपात दे रखा है 14:25, समझिएगा बात को, है ना। और उसके बाद बोला इन लोग दोनों के बीच का अंतर जो है 264 है। अब ये सब दोनों के बीच का अंतर क्या दे रखा है? 264। अंतरवा यहाँ कितना है बाबू? तो अंतर है यहाँ 5 में 4 गया तो 1 और 2 में 1 गया तो 1, 11 है। अंतर तो 11 आ रहा है। और रेशियो में बाबू, रेशियो में जो अंतर है वो 11 आ रहा है। तो रेशियो में 11 का अंतर जो है वो किसके इक्वल दे रखा है? 264 के। बोला है ना बाबू, क्या बोला? देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनके बीच का अंतर, ये सब दोनों के बीच का अंतर जो है सो 264 है। वही बात किए हम। तो यहाँ रेशियो में एक जो है किसके इक्वल हो जाएगा? तो हो जाएगा एक जो है किसके इक्वल हो जाएगा? तो एक हो जाएगा, देखिए यहाँ 11 दूनी के 22 और 4 बचा, 11 चौके 44, 24 के इक्वल। तो हमसे क्या पूछा कि तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या कैसे निकलेगा? छोटका नंबरों से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो छोटका नंबर क्या है? 14। तो 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा नंबर? 24 इंटू का 14, 24 इंटू का 14 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 4 चौके 14, चौके 56 का 6, 5 बचा और 14 दूनी का 28 और 5 कितना हो गया? 33। तो 336 जो है हमारा छोटा नंबर बन जाएगा, है ना। 336 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो करेक्ट आंसर हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको अलग से नहीं मानने लग जाना है कि एम एन कोई दो नंबर है फिर उसका डिफरेंस निकालिए, आपका आना यही है बाबू, है ना। हम मान लिए कि दोनों नंबर भी यही है और दोनों का अंतर दे रखा है। रेशियो में देखिएगा तो दोनों का अंतर 11 आ रहा है, 11 जो है 264 के इक्वल है। तो एक जो है 24 के इक्वल होगा और हमको निकालना बोला सबसे छोटा नंबर। तो छोटा नंबर कब निकलेगा? जब छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 जो है हमारा सबसे छोटा नंबर आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है ना। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या बोला कि एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई पूछ रहा है। आप देखिए यहाँ 3 डायमेंशन दे रखा है। जब 3 डायमेंशन दे रखा है तो इसका मतलब है कि 3D फिगर बनेगा। कौन सा फिगर बनेगा? तो 3D फिगर बनेगा। अब 3D फिगर कैसे बनता है सो पता है ना आप लोग को? 3D फिगर कैसे बनता है सो आप लोग को तो पता है। 3D फिगर कहाँ इसमें है यार? यही है, शेप, जूम, एंटर। देखिए 3D फिगर कैसे बनता है सो ना दे बना ही देते हैं। 3D फिगर कैसे बनता है? तो ये हो गया आपका 3D फिगर। देखिए ये आपका 3D फिगर बन गया, है ना। ये आपका लंबाई रहता है, ये आपका चौड़ाई रहता है, ये आपका चौड़ाई और ये आपका ऊंचाई रहता है ना। और हमसे क्या पूछा है? तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या लिखा हुआ है? इस दो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है? तो सबसे लंबा खंबा क्या रखाएगा बाबू? मान लो कोई सा भी रूम में अगर हमको कुछ रखना है तो उसमें सबसे लंबा रेखा कौन बनेगा? सबसे लंबा खंबा कैसे रखाएगा? जब इसको डायगोनली रखेंगे बाबू, है ना। जब इसको हम डायगोनली रखेंगे ना तो सबसे लंबा खंबा रखाएगा, है कि नहीं? सही बात है, क्योंकि सबसे लंबा एरिया यही कवर करेगा। कोई सा भी रूम लेते हैं तो रूम का अगर हम सीधे रखेंगे या ऐसे रखेंगे तो ये कभी सबसे लंबा नहीं देगा रेखा। सबसे लंबा कब देगा? जब इसको डायगोनली रखेंगे, डायगोनल सबसे लंबा होगा, है ना। अब देखिए हमको ये डायगोनल का ही लेंथ पूछा कि डायगोनल का लेंथ क्या होगा। तो याद रखिएगा डायगोनल का लेंथ जो है बाबू वो होता है √L²। L के जगह पर क्या है? 8 प्लस का B², B के जगह पर कितना है? 6 और प्लस का H², H के जगह पर कितना है? 10। ये होता है, याद रखिएगा। किसी भी रूम में सबसे लंबाई, हमको वही बोला कि सबसे लंबा खंबा कितना रख सकते हैं। तो याद रखिएगा सबसे लंबा खंबा बोल रहा है, इसका मतलब है कि जरूर हम वो खंबा को डायगोनल रखेंगे तो ही सबसे लंबा का रखाएगा, है ना। मतलब सबसे लंबा लेंथ जो है सो डायगोनल का ही रहता है। कोई रूम का भी लेंथ नापते बाबू, लंबाई नापते हैं तो सबसे डायगोनल ही जो है सो सबसे लंबा रहता है ना। तो जब डायगोनल सबसे लंबा रहता है तो डायगोनल निकालते कैसे हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिए। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 और 64 और 36 कितना हो गया? 100। तो ये बन गया 100 और ये भी बन गया 100।
तो ये 200 हो गया, 200 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा 10√2। तो 10√2 जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो किस नंबर में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। मतलब सबसे लंबा, जो सबसे लंबे खंबे की लंबाई है बाबू वो कितना निकलेगा 10√2 मीटर, इतना सबसे लंबा रख सकते हैं। अब देखिए ये लंबाई से भी बड़ा है, चौड़ाई से भी बड़ा है, ऊंचाई से भी बड़ा है कि नहीं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जाइएगा तो उससे सबसे बड़ा निकलेगा डायगोनल, है ना। डायगोनल जो है, तो अगर हम कोई सा भी चीज को अगर डायगोनली रखते हैं तो सबसे ज्यादा लंबा कवर करता है। समझ में आया, ये फिगर के जरिए समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दिए गए सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। यदि उनके द्वारा कुल धनराशि 975 है तो सुब्रमण्यम लिखा है, क्या लिखा है सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि क्या होगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति हैं बाबू, एक सुब्रमण्यम है और एक आपका नायडू है ना। अब यहां क्या लिखा हुआ कि नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। मान लो कि जो आपका सुब्रमण्यम 100 रुपया देता है तो नायडू जो है ना तो इससे ज्यादा दानवीर है, इससे क्या करता है 125 रुपया बढ़ा के देता है बाबू। जितना आपका सुब्रमण्यम दिया उससे 125 रुपया ज्यादा देता कौन, नायडू। और दोनों जितना दान किया बाबू तो दोनों के कुल धन राशि का योग जो है सो कितना दे रखा है 975। मतलब ये सब दोनों राशि जो दिए हैं ये सब दोनों राशि का योग जो दे रखा है 975 है ना। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि क्या होगी। तो सुब्रमण्यम कितना रुपया दिया से पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका मतलब हमको x का वैल्यू निकालना होगा। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 2x = 125। घटाइए इसको, ये हो गया आपका 0, फिर साथ में 2 गया बच्चा 5, 9 में 1 गया तो बच्चा 8 है। यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4, फिर ये 2, ये 5, 425 ही निकलेगा, है ना। तो 425 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा सही आंसर हो गया। समझ में आया, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत दम ही नहीं था, है ना। सुब्रमण्यम और नायडू दो राहत कोष में कुछ पैसे देते बाबू। नायडू जो है ना सो सुब्रमण्यम से 125 रुपए ज्यादा देता है। दोनों जो अमाउंट दिया दोनों का योग जो है 975 दे रखा है। तो हमसे पूछा कि सुब्रमण्यम द्वारा कितने पैसे दिए गए, तो कितना दिया गया 425 रुपया। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातांकों का योग निकालिए, है ना। अब देखिए क्या बोला तो सबसे पहले 196 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो वो तो बड़ा ही आसान है। 2 से किए ये हो गया 9 दूनी का 18, 8 दूनी का 16, फिर 200 किए ये हो गया 4 दूनी का 8 और 9 दूनी का 18। मतलब 196 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बन जाएगा 2 के पावर 2 और 49 को क्या ले सकते हैं 7 के पावर 2। अब क्या कर रहा है अभाज्य गुणनखंड कर दिए, मैं अभाज्य गुणनखंड के घातांकों का योग पूछ रहा है। घातांकों का योग तो 2 + 2 कितना हो गया 4, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। अब इस क्वेश्चन में भी दम है बाबू, इस तरह के क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आपको इजीली से कर सकते हैं, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है तो इतना का मान निकालिए। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ऊपर अल्फा प्लस का बीटा और नीचे आएगा अल्फा बीटा, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो समेशन ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा माइनस का b बाय कहें तो माइनस का 3/4 और जो अल्फा बीटा इनटू में है तो इसको ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा c बाय कहें तो 7/4 हो जाएगा, 7/4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा -3/7 और -3/7 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन में दम ही नहीं है, समझ में आ गया। चलिए इसमें ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते, मैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ यदि किसी समांतर श्रेणी में 11वें पद का 11 गुना 11वें पद का 11 गुना 7वें पद के 7 गुना के बराबर है, 7वें पद के 7 गुना के बराबर है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो इसका 18वां पद क्या होगा, तो इसका 18वां पद क्या होगा सो पूछा है। इसको सॉल्व करते कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा। ये हो गया 11, a11 क्या हो जाएगा बाबू, तो a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d, 10 में 1 गया तो 11 में 1 गया तो कितना बचेगा 10, तो 10d
इज इक्वल टू 7 और ये क्या बन जाएगा a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d, n माइनस 1 करेंगे तो साथ में कितना गया तो 6 हो गया 6d, है ना। अब इसको गुना कीजिए, हो गया 11 है प्लस का 110d प्लस का 110d इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 7a और प्लस का 6 7 का 42d, है ना। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा 4a और प्लस का घटाइए इसको, 10 में 2 जाएगा तो बचेगा 8 और 10 में 4 गया तो 6 बचेगा, d इज इक्वल टू 0। यहां से अगर 4 लेके कॉमन कर देते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस का 17d इज इक्वल टू 0। और हमसे क्या पूछा है a18 को लिख क्या सकते हैं बाबू, तो a18 को लिख सकते हैं a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d, मतलब ये 17d हो जाएगा। और इसी का वैल्यू भी निकाल लें हम, a प्लस का 17d का वैल्यू क्या आ गया 0, मतलब इसका 18वां पद जो है सो क्या निकलेगा 0 निकलेगा बाबू, है ना। ये आपका एपी का नॉर्मल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि पी एक्स वाई ए और बी से समान दूरी पे है तो हमको एक्स और वाई के बीच रिलेशन निकालना है। देखो बाबू, ये आपका पी है एक्स वाई, ये समान दूरी पे है ना, समान दूरी पे है, मतलब यहां आपका ए दे रखा है और यहां आपका बी दे रखा है, दोनों के बीच का दूरी है आपका एक्स। तो हम x कैसे निकालेंगे, तो x निकालते हैं, x जब मिडिल पॉइंट हो गया बाबू तो x कैसे निकालते हैं, a कितना दे रखा है 5 और 1, a कितना है 5 और 1, और b कितना दे रखा है माइनस का 1 और 5, माइनस का 1 और 5, और a b का मिडिल पॉइंट है कौन, b है, p है। तो अगर इसका हम x कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो क्या करते हैं, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं, तो ये बन जाएगा 5 माइनस का 1 और डिवाइड कर देते हैं किससे 2 से, क्योंकि ये मिडिल टर्म है। तो 5 में गया 4, 4 का आधा 2 कितना हो गया 2 हो गया। उसी तरह अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या करेंगे, y के टर्म्स को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 5 प्लस का 1, 5 प्लस का 1 और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2, 5 और 1 कितना गया 6, 6 का आधा कितना बन गया 3, तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 3। अब यहाँ बात आता है कि यहाँ x और y का मान नहीं पूछा, दोनों के बीच रिलेशन पूछा है। देखिए ना, जब वैल्यू आ गए तो रिलेशन में निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे और y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 बराबर 15, ये इक्वल है क्या, नहीं एकदम, तो पहला ऑप्शन तो ऐसा ही नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा चेक करेंगे तो 3 दूनी का 6 और 2 तिया का 6 एकदम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं, ये देख के नहीं लगने जाएगा कि यहाँ एक्स और वाई के बीच रिलेशन पूछ रहा है तो पहले यही निकाल लेते हैं, जो मिडिल टर्म दिया बाबू उसका कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे, उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू जब निकल जाएगा तो रिलेशन क्या है सही निकल जाएगा, पुट करके देख लेंगे हम लोग एक ऑप्शन में, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अतः अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य की ऊंचाई क्या है। देखिए बाबू, एक ये रहा टावर, है ना, ये आपका टावर है, ये आपका क्या रहा टावर, और इसकी ऊंचाई रहा शैडो बन गया ये। अब ये मान लीजिए हम खड़ा रहते हैं तो मेरा शैडो मेरे नीचे ही बनता है ना, कपार से तो बनता नहीं है, नीचे ही बनता है। तो ये जितना टावर दे रखा है बाबू, जितना लंबा है, मान लेते ये h है, तो इसका जो छाया बन रहा है, शैडो जो बन रहा है, उसका लेंथ भी वही है टावर के ऊंचाई के जैसा, ऊंचाई के जितना, है ना। तो जब ये टावर की ऊंचाई h लिए तो इसका छाया भी क्या बनेगा h, क्योंकि दोनों बोला कि टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा कि सूर्य की ऊंचाई क्या होगा ना, है ना, एल्टीट्यूड पूछा है। अब देखिए हमको ये एंगल पूछा है ना, ये एंगल जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा सो पूछा है। अब यहाँ हम लोग कंसेप्ट लगाएंगे साइन थीटा कोस थीटा का कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखिए यहां से हम अगर साइन थीटा में जाते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय विकर्ण होता है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करेंगे बाबू तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये तो दे रखा है ये नहीं दे रखा है। तो हम ऐसा टर्म में जाएंगे जिसमें ये दोनों चीज मिल जाए, तो इसमें क्या जाएंगे बाबू, तो हम टेन थीटा में जाएंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर लंब और डिवाइड बाय बेस, बेस के जगह पर कितना आधार जिसको बोलते हैं h ही है, दोनों चीज मिल गया। अगर आप साइन थीटा कोस थीटा में जाते हैं तो उसमें कर्ण का भी जिक्र होगा, है ना, हाइपोटेनस का भी, तो गड़बड़ा जाएंगे उसमें। तो हम इससे इस टर्म में जाएंगे बाबू जिसमें हमको दोनों चीज मिला हुआ। अब यहां देखिए इससे क्या फायदा हुआ, एक से ये कट गया। अब हमको बताना कि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो थीटा का वैल्यू 100% है, 45 डिग्री होगा, जो किस नंबर ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग tan थीटा में गए क्योंकि दोनों दे रखा था। अब यहां आप लोगों को पता होना चाहिए इतना कि अगर दो वेरिएबल है
दो इक्वेशन है तो ही दो वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप मान लीजिए एक ही वेरिएबल है और दो वेरिएबल आ गया और इक्वेशन एक ही है, तो फिर आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। आप जैसे अगर साइन थीटा लेते हैं तो इसको मान लेते हैं हम ए, तो साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर एच और डिवाइड बाय हाइपोटेनस ए। अब यहां देखिए दो अननोन हो गया, एक आपको एच थीटा भी पता नहीं, एच भी नहीं पता है, और ये भी एच भी पता नहीं, तीन अननोन हो गया, थीटा भी नहीं पता, ना एच पता, ना ये पता है ना। इसीलिए हम लोग tan थीटा में गए हैं। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 3:4 के में है और उसकी ऊंचाई 2:3 में है, तो बेलन का आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात निकालना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। चाहे दो रेडियस दे रखा है बाबू, तो इसको मान लेते हैं ये r1 स्क्वायर है और ये h1 मान लेते हैं, डिवाइड बाय शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई r2 का स्क्वायर और h2 होता है ना, यही होता है। ये पाई से पाई तो पहले कट गया, ये 3 को ऊपर लेते जाएंगे, 3 हो गया, इंटू में r1 का स्क्वायर, रेडियस का अनुपात दे रखा है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 3 3 इंटू में 3 हो जाएगा, और इंटू में h1 क्या हो जाएगा, h1 हो जाएगा 2, है ना, ये h1 हो गया 2, डिवाइड कर दीजिए इसको किसके साथ, r2 का स्क्वायर, r2 कितना दे रखा है 4, तो हो जाएगा 4 इंटू में 4, और h2 कितना दे रखा है, तो h2 दे रखा है 3, है ना। ये आपको r2 h2 समझ में आ रहा है ना। r1 जो है सो रेडियस है किसका, सिलेंडर का, और r2 जो है सो ये भी रेडियस है किसका, कोन का, h1 क्या हाइट है किसका, सिलेंडर का, और h2 जो है सो ये भी हाइट है किसका, कोन का, है ना। अब जो कट रहा है उसको काटिए, 2 दूनी का 4 हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल, 8 हो गया, तो ये क्या बन गया 9/8। तो हमसे पूछ रहा था कि इसके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो 9:8 आ रहा, जो किसी में है क्या, किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई में चले जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, है ना। ये कि नहीं कि जबरदस्ती मार देना है 8:9। हमसे पहले पूछा कि वॉल्यूम का, किसका वॉल्यूम लिया बाबू, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ऊपर रखना है और नीचे हमको क्या रखना, शंकु का वॉल्यूम, तो आया क्या है 9/8, जो किसी में नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन नंबर ई में चले जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए सब क्वेश्चन आप लोग को अभी तो इजी ही लगा होगा, तो हर एग्जाम का एक पैटर्न रहता है कि आपका 60 के आसपास, 60-70 के आसपास आपका इजी ही रहता है। जो बचे हुए 30 है ना, उसमें आपका 50% डिवाइड हो जाता है, आपका 50% आपका मॉडरेट रहता है और 50% जो है सो आपका रह जाता है हार्ड लेवल का, है ना। हार्ड लेवल का क्या मतलब, अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगा। क्या बोला, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बाबू, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मतलब ये चीज और ये चीज बराबर और समकोण भी, है ना। एक भुजा दे रखा बाबू कितना 4√2, अगर हम ये एक भुजा ले लिए 4√2 तो 100% है कि ये भी 4√2 हो, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ना। अब इसका हमको क्या निकालना है, तो निकालना बाबू कर्ण। अब ये कर्ण कैसे निकालते हैं, तो कर्ण निकालते हैं लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी का 32 और प्लस का आधार स्क्वायर, यहां भी 32 निकलेगा, और 32 और 32 कितना होता है 64, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या निकलेगा 8। अब 8 किस नंबर ऑप्शन में, किसी में नहीं दे रखा, तो डी में, ई में चले जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, है ना। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अच्छे द्वारा 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा कि अच्छित जो है वो 10,000 रुपये देता है बाबू, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इंटरेस्ट कितना दे रहा, 10%। तो हमको बताना कि 2 साल के अंत में उसके द्वारा कितनी राशि दी जाएगी और कितना चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा, है ना। अब देखिए अमाउंट यहां निकालने का शॉर्टकट तरीका, यहां फॉर्मूला के जरिए नहीं निकालेंगे। अमाउंट निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, तो अमाउंट में दिए हैं कितना बाबू, तो अमाउंट दिए हैं, हम मान लिए हैं सपोज दैट कि 100 रुपया है ना। तो अमाउंट हम दिए कितना है, तो अमाउंट दिए हम 10,000,
कितना दिया अमाउंट 10,000 इंटू में। अब यहां देखिए यहां क्या बोल रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि बोला, 10% इंटरेस्ट ले रहा है, 10% इंटरेस्ट ले रहा है तो मतलब 100 रुपया था बाबू, अगर इसका 10% इंटरेस्ट लेगा तो ये कितना में तब्दील हो जाएगा 110 में। कितना में ले रहा बाबू 100 रुपया में ले रहा है ना, इंटू में, फिर ये हो जाएगा 110 और डिवाइड बाय 100। आप कहिएगा कि इसको दो बार ही लिख के क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 2 साल दे रखा बाबू। फिर से समझिएगा लॉजिक क्या है, जब भी आपको अमाउंट निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, तो ये हमको अमाउंट देख कितना रखा 10,000 में दे रखा है ना, और 10,000 में कितना इंटरेस्ट ले रहा है 10%। हम मान लिए अमाउंट जो 100 रुपया है, 100 रुपया रहा बाबू, तो इसका अगर हम 10% इंटरेस्ट लेंगे तो 110 बन जाएगा। उसी तरह 100 रुपया रहा तो 110 बन जाएगा। लेकिन 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 साल में पूछा है, और 3 साल में करता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 साल में पूछता तो 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब काट छिट करना आता है, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 कर दिए और फिर ये डबल जीरो बैठा दिए, तो मेरा अमाउंट निकल गया, कितना निकल गया 12,100। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है तो हमको निकालना है, ये राशि तो निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अभी आप लोग को तुरंत फॉर्मूला बताएं बाबू, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और प्लस का प्रिंसिपल होता है ना। हमको इसमें क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 12,100 और प्रिंसिपल कितना है 10,000 है बाबू। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,100 रुपया, है ना, 2,100 रुपया। तो जो मेरा ब्याज है बाबू ये 2,100 रुपया आ जाएगा, और जो मेरा अमाउंट है वो 12,100 आ जाएगा, 12,100 और ये 2,100। ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा, है ना। मेरा कुल जो है बाबू ये राशि ये आ जाएगा 12,100 और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मेरा आ जाएगा 2,100। यहां से समझ गए होंगे, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि संख्या x को 1, 2, 3 में से चुना जाता है और y संख्या जो है सो 1, 4, 9 में चुना जाता है, तो pxy लेस देन 9 क्या होगा। अब ये xy ये प्रोबेबिलिटी है बाबू, है ना, प्रायिकता जिसको बोलते हैं। अब पहले xy देखते हैं 9 से छोटा कौन कौन बन सकता है, सो पहले देखते हैं xy 9 से छोटा कौन कौन बन सकता है। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, फिर आपका 4 आएगा, 1 को 4 से 1 को 9 से करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, 9 के इक्वल हो जाएगा। फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 एकम का 2 हो जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, और फिर 3 को करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ये 5 प्रोबेबिलिटी है ना। अब देखिए pxy निकालना है और एक चीज देखना कि ये आपका 9 से छोटा रहे। अब बात को समझिए बाबू, प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है। अब इसके फेवर में कितना आउटकम्स आया है 5, है ना, और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा कितना, यहाँ 3 एलिमेंट है बाबू, यहाँ 3 एलिमेंट, 3 तिया का 9 होगा, तो टोटल एलिमेंट 100 होगा 9। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मेरे फेवर में कितना एलिमेंट आया बाबू, तो 5 आया, और टोटल कितना एलिमेंट आएगा तो 9 आएगा, तो 5/9 हो जाएगा मेरा आंसर। और 5/9 किसी में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ई में चले जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए ये आपका देखिए 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है बाबू। देख रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। अगर आप सही से पढ़िएगा तो यूं ही उड़ा दीजिएगा सब क्वेश्चन को, नहीं पढ़िएगा तो फिर पगलाते रहिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन में भी, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ समीकरण ये दे रखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात निकालना है। के मूलों का योग कैसे निकालते हैं, माइनस का b बाय, तो ये बन जाएगा 5/2 इंटू में, इंटू क्यों यहाँ नीचे, क्योंकि अनुपात पूछा तो बटा नहीं आएगा। और गुणनफल का अनुपात, गुणनफल क्या होता है c बाय, तो c बाय हो जाएगा 4/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या निकल गया 5:2, अनुपात ही पूछा है, तो 5:4 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो गया। सब क्वेश्चन में दम ही नहीं है ना। चलिए मूव करता है अगला क्वेश्चन में। अच्छा इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन है, चलो लो। तो आज जो बाबू हम लोग टोटल 17-18 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आप लोग से ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता कि किसी क्वेश्चन में आपको रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब क्वेश्चन लुल्लू जैसा था। अभी ये जो है सो हम जो 40 क्वेश्चन आते हैं ना पार्ट थर्ड में, पार्ट थर्ड का क्वेश्चन कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं, इसको क्या करेंगे नेक्स्ट दिन निपटारा कर देंगे, फिर 9 to 10 वाला करेंगे। वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग सिलेबस की ओर मूव करेंगे, है ना। तो आज करते ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को। फिर भी समझ में ना आया कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फलाना क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको दोबारा से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना है बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।